हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 30 इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, अभी तक जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 16 तक वीडियो को कंप्लीट किया है, सभी प्रैक्टिस सेट में 30 सवाल हम जो है लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और सारे प्रश्नों का आंसर आप जितने भी वीडियो देखे होंगे, हर प्रश्न का आंसर जो है बहुत ही विस्तार में हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और एक प्रश्न से अधिक प्रश्नों का हल हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि किसी भी तरह का परीक्षा में प्रश्न उससे घुमा के भी पूछा तो उसका आप आंसर दे सकते हैं, समझे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्लास रहने वाला है। सभी लोग अंत तक बने रहिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास और देखते हैं सारे प्रश्नों का आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का यहाँ पे पहला जो सवाल आपका स्टार्ट होता है, हिंदी विद्यापीठ कहाँ पर अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी विद्यापीठ जो है, अब इसका लगभग 100 बरस होने वाला है। कितना साल होने वाला है? 100 साल इसका होने वाला। बहुत ही पुराना इसका स्थापना हुआ था। देखिए, इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। हिंदी विद्यापीठ जो है देवघर, झारखंड का देवघर तो सभी लोग जानते ही हैं, देवघर जिला में स्थित है। और ये जो है ना, एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध संस्थान है। इसकी स्थापना भारत का जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस टाइम किया गया था। आप समझ लीजिए कि 1929 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1929 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से जो है हिंदी जो भाषा है इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। सवाल क्या था कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? देवघर में। इसकी स्थापना कब हुआ? 1929 में। स्थापना करने का जो जिनका हाथ था महत्वपूर्ण, वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। सवाल पूछ रहा है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 2, ऑप्शन करिएगा मेसो परियोजना, ठीक है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, इसको जो है झारखंड में मुख्य रूप से मेसो परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का जो उद्देश्य होता है वो जनजातीय क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, समझे। तो मेसो ही इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, मेसो परियोजना। क्या था सवाल? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? मेसो परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सा साल में अंगीकृत किया गया, या फिर संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सवाल यही है। आंसर कर दीजिएगा 2003 में। संथाली भाषा को जो है 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कितना? 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था इसको। इस संशोधन के तहत जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो आपका संथाली भाषा है ही, इसके साथ में 3 भाषा और जोड़े गए थे, ठीक है। क्या किया गया था? 3 भाषा को और जोड़ा गया था। इसमें आपका था बोडो, आप नाम सुने होंगे, देखिए बोडो था, इसके साथ में डोंगरी था, डोंगरी, ठीक है। बोडो था, डोंगरी था, संथाली था और मैथिली था, मैथिली, ठीक है। मैथिली बिहार में, यूपी में बहुत जगह पर बोला जाता है। तो इन सभी 4 भाषाओं को जो है 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत में जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इसको जो आंसर आप लोग करिएगा, कर दीजिएगा चतरा लोकसभा जो क्षेत्र है 14 लोकसभा सीटों में से सबसे छोटा है, सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जो आपका है झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। छोटा में चतरा, अगर यदि बड़ा का बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है 5 नंबर, पूछ क्या रहा है कि झारखंड की आय का प्रमुख जो स्रोत है, मुख्य जो स्रोत है झारखंड का आय का, वो क्या है? 5 नंबर का क्या आंसर करिएगा? अच्छा, चारों ऑप्शन जो है इसको देखने से वो क्या लग रहा है? कृषि, उद्योग, पर्यटन, यहाँ पे खनिज एवं वन संपदा से सबसे अधिक क्या होता है? यहाँ पे इनकम होता है। झारखंड जो है प्राकृतिक संसाधनों में बेहद समृद्ध राज्य है, सभी लोगों को पता है। और ये जो है पूरे भारत के कुल खनिज भंडार का 40% जो हिस्सा है अपने पास रखता है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला है,
लौह अयस्क है, तांबा है, अब्रक है, ना जाने कितने प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गिनने बैठिएगा तो 100 से ऊपर तक चला जाएगा यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और राज्य के राजस्व का जो प्रमुख स्रोत कह सकते हैं तो खनिज और वन संपदा ही झारखंड के लिए सबसे उपयुक्त आंसर रहेगा। 6 नंबर सवाल है, झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जो जलवायु है ये कैसी है? ये है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर के गुजरती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 मौसम पाए जाता है, एक आपका गर्मी, एक बरसात और सर्दी का अनुभव यहाँ पे जनरली होता है। तो टोटल 3 प्रकार के ही मौसम झारखंड में देखा जाए तो सही तरीके से पाई जाता है। सवाल क्या था 6 नंबर में कि झारखंड की जलवायु कैसी है? आपको आंसर करना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी जो है वो कौन सी है? आप यहाँ पे सभी नदियों का नाम देख रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा नदी हो सकता है। तो देखिए झारखंड की बात हो रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर दामोदर आप आंसर करिएगा, ऑप्शन ये, समझे। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। ये जो नदी है दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार लातेहार का एक जगह है जिसका नाम है टोरी गांव, ठीक है। टोरी जो गांव है, जो जगह है लातेहार में, वहीं से ये नदी निकलती है और इसे बंगाल के मैदानों में प्रवेश करने के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अच्छा, बंगाल का शोक कहा जाना, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? आप जब देखेंगे डीवीसी का, हम थोड़ा सा डीपली घुसते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ये हम 1-2 प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं आपको इसके बारे में। आप सब प्रैक्टिस सेट देखते होंगे तो आप आंसर कर दीजिएगा तुरंत। यहाँ पे सवाल क्या था कि झारखंड का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर नदी को है बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार बंगाल का, ठीक है। क्यों कहा जाता होगा? देखिए डीवीसी का स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। दामोदर वैली कारपोरेशन बहुउद्देशीय परियोजना इसको बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो है 4 से 5 डैमों का निर्माण कराया गया। कौन सी नदी के ऊपर? दामोदर नदी के ऊपर ही। पहले क्या था कि जब बरसात, पहले बरसात भी तो बहुत ज़्यादा होता था, अब बरसात बहुत कम होने लगा इधर झारखंड में। तो जब बरसात होता था ना, तो जितने भी बाढ़ होते थे ना, बाढ़, बहुत सारा पानी अचानक से दामोदर नदी में उतर जाता था। इसके वजह से जो मुहाना इसका होता था, हर जगह जाकर के पानी भर जाता था और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता था। तो क्या हुआ, जब डैम हर जगह बन गए तो पानी कंट्रोल हो गया और अब धीरे धीरे क्या है, इसको अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब इसको शोक नदी नहीं माना जाता है बंगाल का, समझे। तो यहाँ पर चलिए फिर से इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, दामोदर नदी सबसे लंबा। क्लियर, समझ में आ गया ना 7 नंबर सवाल? कन्फ्यूजन में नहीं रहना। किसी को अगर यदि कन्फ्यूजन किसी तरह का होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ये जो अमानत नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका हजारीबाग से। अमानत नदी का उद्गम जो है हजारीबाग का पठारी क्षेत्र है। वर्तमान में आप इसे कह सकते हैं कि ये तो चतरा में चला गया, सिमरिया प्रखंड के पास है। तो यहाँ पे चतरा ऑप्शन में है नहीं, तो आप हजारीबाग कर सकते हैं क्योंकि हजारीबाग से कटकर ही चतरा जिला जो है बना है, ठीक है। तो सिमरिया प्रखंड के पास से इसका नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे चल करके जो है पलामू जिला में उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, समझे, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, जेपीएससी, है ना। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 9 नंबर आंसर कर दीजिएगा, राज्यपाल। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत में राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि जेपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति संबंधित सारी चीज़ें हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हालांकि इन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। राज्यपाल इनको हटा नहीं सकते हैं, बल्कि राज्यपाल सिर्फ नियुक्त कर सकते हैं। हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हटाने का काम राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर सवाल आपका है कि 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ इसके अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन बी 12, ठीक है। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो लागू किया गया था, बनाया गया था इसको, इसके अनुसार से किसी भी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। चूंकि झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 है, इसलिए 81 का 15% लगभग आपका 12.15 होता है। 12.15 मतलब कि 12 आप इसको पकड़िए, है ना। इसीलिए झारखंड में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री ही हो सकते हैं।
इससे अधिक मंत्री हो ही नहीं सकते हैं झारखंड में, क्योंकि फार्मूला लागू किया गया है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय मतलब क्या हो गया, आप जानते होंगे, अब सब तो इंग्लिश मीडियम वाले हो गए हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। इनके जो न्यायाधीश होते हैं, इनके जो वेतन और भत्ता जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? 11 नंबर का क्या आंसर करना है? 11 नंबर का करना है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार से उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन और जो भी एक्स्ट्रा खर्चे जाते हैं, भत्ते जो आते हैं, ठीक है, जैसे फ्यूल वगैरह बहुत सारा कुछ आता है ना उनका, तो ये सारे जो है उनके ऊपर भारित रहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनका सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जब तक ये कार्यरत रहते हैं तब तो राज्य की संचित निधि से इनको दिया जाता है। अब देखिए 12 नंबर का सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते हैं? जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है ये प्रत्यक्ष रूप से किनके अधीन हैं? 12 नंबर का आंसर करिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है और इस व्यवस्था के शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय माने कि सुप्रीम कोर्ट आपका जो है स्थित है। और देश के सभी उच्च न्यायालय जितने भी हाईकोर्ट हैं देश के, उसको न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष रूप से जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही कह सकते हैं कि दिशा निर्देशों में कार्य करते हैं। माने कि जिस तरह से बैंकों के बैंक कौन है? आरबीआई है। उस तरह से सभी हाईकोर्ट के जो कोर्ट है वो कौन है? सभी उच्च न्यायालय के कौन है? सर्वोच्च न्यायालय ही है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल देखिए 13 नंबर, संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, परमंडल का बात आया तो झारखंड में टोटल परमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है, सभी लोगों को पता है। यहाँ पे पूछ रहा कि जो संथाल परगना परमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका दुमका। झारखंड के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से 5 परमंडल में माने कि डिवीजन में बांटा गया है और संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय दुमका में है। और दुमका जो है झारखंड की आपका उप राजधानी भी है। दुमका क्या है? झारखंड का उप राजधानी। सही है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल 14 नंबर सवाल पूछ रहा है कि कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? 14 नंबर कोल्हान परमंडल। देखिए परमंडल बात आया और कोल्हान का बात आया तो आपका बता देते हैं कि कोल्हान परमंडल जो है ये सबसे नया परमंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? नया परमंडल। झारखंड राज्य का गठन के बाद जो है 5वां परमंडल के रूप में कोल्हान परमंडल को बनाया गया था। और कोल्हान परमंडल का जो मुख्यालय है इसका आंसर चाईबासा करिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है, ऑप्शन सी। कोल्हान परमंडल 5वां सबसे नया परमंडल है। कौन सा साल में इसको बनाया गया था कोल्हान परमंडल को? इसको बनाया गया था 2003 में। 2003 में झारखंड में बहुत कुछ बनाया गया, समझे। पहला जेपीएससी एग्जाम भी 2003 में ही लिया गया था। और इस परमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा में है। और चाईबासा देखिए कौन सा जिला में है? चाईबासा कौन सा जिला में है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में। क्लियर? और पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय भी चाईबासा ही है और कोल्हान परमंडल का मुख्यालय भी चाईबासा ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर सवाल पूछ रहा है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? 15 नंबर का जो आंसर है आप लोग बहुत बार इसका देखे होंगे। मूल्य की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, मूल्य की दृष्टि से 26% इसका आंसर होगा। झारखंड भारत का सबसे समृद्ध खनिज संपदा वाला राज्य है जहां देश का लगभग 40% खनिज भंडार मौजूद है। यदि मूल्य वैल्यू की दृष्टि से बात की जाए तो भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 26% हिस्सा अकेले झारखंड से प्राप्त होता है। समझें? 26% इसका आंसर करिएगा। 16 नंबर सवाल है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? जो कोयला का जो भंडारण होता है इसमें झारखंड का कौन सा स्थान है? इसमें झारखंड का स्थान है आपका पहला। भारत में कोयला भंडार माने कि कोल रिजर्व के मामले में झारखंड जो है देश में पहला स्थान रखता है। और राज्य का जो झरिया है जो धनबाद जिला में पड़ता है, क्षेत्र के सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र में से आपका आता है। कौन सा आता है? झरिया। झरिया कहाँ पर है? धनबाद में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। झारखंड में अभ्रक नगरी किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कोडरमा को। आइए 17 नंबर सवाल में, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करते हैं? 17 नंबर का आंसर कर दीजिएगा मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद अंग्रेजी में क्या कहिएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल माने कि राष्ट्रीय विकास परिषद।
देश के विकास और योजनाओं से जुड़ी नीतियों को अंतिम रूप देने वाली एक प्रमुख ये संस्था होती है। इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री माने कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सभी लोग शामिल होते हैं, और जो परिषद की बैठक में जो है अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं विकास के लिए, समझें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अगला सवाल देखिए 18 नंबर, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14, समझ गए। इसमें से अनुसूचित जनजाति हेतु जो आरक्षित सीटें हैं वो कितने हैं? इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी 5। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय संविधान के अनुसार से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति, आप इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति को एसटी कहते हैं, ठीक है। इनके लिए आरक्षित है। कौन कौन सा सीट आरक्षित है? तो दुमका है, राजमहल है, 3 नंबर में खूंटी, 4 नंबर लोहरदगा, 5 नंबर में सिंहभूम। इसके अलावा एक सीट अनुसूचित जाति के लिए है, एक सीट जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए रिजर्व किया गया है, और जो एससी के लिए रिजर्व किया गया है वो पलामू का सीट है, ठीक है। क्या है? पलामू का सीट है, इसके लिए आरक्षित है। जबकि बची हुई जो 8 सीटें हैं ये सामान्य वर्ग के लिए है। जो 8 सीटें बच गए ये किन के लिए है? जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसमें कोई भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, समझिए। तो टोटल इस तरह से कितने सीट हो गए? 14। अच्छा, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? तो झारखंड में राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 6। अगर यदि पूछा जाए कि झारखंड में राज्यसभा में टोटल विधायकों की जो संख्या है, लोग विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितना है? 81 है, ठीक है। पहले 82 सीट होता था, लेकिन 2019 में एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया। अभी टोटल 81 सीट पर ही विधायक लोग निर्वाचित होते हैं। 19 नंबर सवाल है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है ना 77,922, ऑप्शन सी इसका आंसर कर दीजिएगा। झारखंड की राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर यदि पूछ दे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार जो है 77,992 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है। माने कि परसेंटेज में आप देखा जाए तो परसेंटेज में टोटल जो भूमि है झारखंड का उसमें से कहिए तो 97.75% ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है। जबकि शहरी या फिर नगरीय क्षेत्रफल जो है मात्र कितना है? 1792 किलोमीटर स्क्वायर शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र 77,922 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल पूछ रहा है कि छोटा नागपुर पठार जो है ये क्या है, किस तरह का है? एक अग्रहारी है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या फिर एक संप्रदाय भूमि है? 20 नंबर का जो आंसर करिएगा एक संप्रदाय भूमि कर दीजिएगा, ऑप्शन डी। क्यों? तो भूवैज्ञानिक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार जो है एक संप्रदाय भूमि का उदाहरण है। ये क्या है कि लाखों वर्षों से हो रहे निरंतर अपरदन और नदियों का कटान के कारण एक समतल तथा कहीं कहीं कटी फटी उठी हुई भूमि माने कि पठार के रूप में तब्दील हो गया है, ठीक है। तो संप्रदाय हम बोल रहे हैं ना, ऑप्शन हम ही गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक संप्राय भूमि है, संप्रदाय नहीं, सॉरी, ठीक है, एक संप्राय भूमि है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं 21 नंबर। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का गोदाम घर कहिए या फिर भारत का रूर कहिए, दोनों चीज़ सेम है। यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण जो है खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, समझे। तो खनिजों का गोदाम घर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। 22 नंबर सवाल है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? 22 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बार जो है बहुत ही कम वर्षा हुई है, एकदम नगण्य वर्षा हुई है। बहुत जगह खेती हो पाया, बहुत जगह नहीं भी हो पाया। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ खेती हुआ। तो देखिए झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 140 सेंटीमीटर, ठीक है। झारखंड राज्य की जो जलवायु है मानसूनी है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर माने कि 1400 मिलीलीटर होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ही होती है। तो आंसर ऑप्शन बी कर दीजिएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया या फिर बना है? 23 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी, बराकर नदी के ऊपर बनाया गया था 1958 में। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में बराकर नदी पर बना।
जो अब समय कह सकते हैं कि 1957-58 में बनकर ये तैयार हो गया था। और ये जो है दामोदर घाटी निगम माने कि DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। और इसकी एक खास विशेषज्ञता यह भी है कि ये जो है भूमिगत पावर स्टेशन, अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है। समझ गए। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल में 24 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी, कोडरमा में। तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड के कोडरमा जिला में बराकर नदी पर भी ये भी जो है स्थित है। और ये जो है दामोदर घाटी निगम DVC के अंतर्गत में बनाई गई सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, जिसका उद्घाटन 1953 में किया गया था। उसका 1958 आप लोगों ने देखा, इसका उद्घाटन किया गया था 1953 में। कहाँ पर है? कोडरमा जिला में। ठीक है, तिलैया जल विद्युत योजना। कोडरमा जिला क्यों फेमस है? अबरक के लिए। सबसे अच्छे किस्म का अबरक कोडरमा जिला में आपको मिलता है। कोडरमा जिला जो है इसको अबरक का नगरी कहा जाता है, अबरक नगरी। ठीक है, अबरक नगरी किसको कहा जाएगा? कोडरमा जिला को कहा जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर, झारखंड में अबरक मूल लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? 25 नंबर का जो आंसर है आप कर दीजिएगा हजारीबाग और कोडरमा दोनों, क्योंकि राजमहल में तो काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए और राजमहल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। झारखंड में जो है अबरक के कणों से युक्त जो है चमकीली मिट्टी और लाल मिट्टी मुख्य रूप से हजारीबाग और कोडरमा दोनों ही क्षेत्रों में अबरक की पट्टियों के क्षेत्र में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा राजमहल ट्रैप। झारखंड के राजमहल ट्रैप कहाँ है? तो साहिबगंज और पाकुड़ जिला क्षेत्र में है। ठीक है, मुख्य रूप से काली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकले बेसाल्टिक लावा चट्टानों के टूटने फूटने और उसके अपक्षय होने के कारण से यहाँ का मिट्टी का रंग काला हुआ, जो धान और चने की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। कभी कभार आप यहाँ पे देखते होंगे कपास का भी जो है काली मिट्टी पे बहुत अच्छा खेती होता है। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है, किस जिले में मिलते हैं? जलप्रपात वाटरफॉल्स के बारे में बात हो रहा है, रांची इसका आंसर कर दीजिएगा। समझे। झारखंड में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल रांची जिला में स्थित है और पहाड़ों और पठारी ढलानों से घिरे होने के कारण यहाँ पर हुंडरू फॉल, जोन्हा फॉल, दसम फॉल, सीता फॉल जैसे कई बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर है। इसी वजह से रांची को जलप्रपात का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। सवाल पूछ सकता है आपको कि झारखंड में जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? एकदम रांची शहर को आंसर इसका कर दीजिएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? झारखंड में कितनी भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है? 38 लाख हेक्टेयर इसका आंसर करिएगा। कितना कर दीजिएगा? 38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर अवस्थित है? पंचेत के बारे में पूछ रहा है, पंचेत। तो 29 नंबर का जो आंसर आपको करना है ये कर देना है दामोदर के ऊपर, ऑप्शन ये दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह ठीक है झारखंड के धनबाद जिला में दामोदर नदी पर बनाया गया है। और ये जो है DVC के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम बांध था, जिसका उद्घाटन 1959 में किया गया था। इसका उद्घाटन 1959 में किया गया था। और ये जो है पन बिजली केंद्र है, बिजली से यहाँ पे पानी से यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है और साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पंचेत बांध। ठीक है, दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर का जो सवाल है, टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अब ये सवाल हमको लगता है कि 17 नंबर का प्रैक्टिस सेटअप कर रहे हैं। अभी तक 2 या 3 प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आ चुका है आपका, आप लोग बढ़िया से देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। टाना भगत आंदोलन आंसर करिएगा 1914 में। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत जो है अप्रैल 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति के बीच हुई थी। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या फिर इस आंदोलन का जो मुख्य प्रणेता थे, जो मेन आदमी थे, उनका नाम था जतरा भगत या फिर जतरा उरांव। मूल रूप से एक सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के हिसाब से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। आगे चलकर ये आंदोलन जो है पूरी तरह से महात्मा गांधी के विचारों और यह हिंसक आंदोलन असहयोग आंदोलन से ये सब जुड़ गए थे। समझे। तो कुल मिलाकर के
टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 जीके सवालों का आंसर देखा। सभी को हम लोग विस्तार में समझें, पढ़ें। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो डेली शाम में हमारा 7 बजे हमारा सेशन आता है, शाम में 7 बजे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पास वाले जो बेल आइकन आपको दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका फ़ोन तक पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकें। समझें? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ही क्या होता है, मनोबल हमारा जो है बढ़ता है। क्लियर हो गया? अब चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग लाइक कर दिए होंगे वीडियो को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाइक करने के लिए और पूरा अंत तक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है? क्योंकि परीक्षा आपको लिखना है, पास आपको करना है, इसलिए वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। चलिए ख़त्म करते हैं इसका सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद।